दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस विधानसभा पर सबकी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार से राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और सभी दलों ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर अब जोर देना शुरू कर दिया है। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के युवा विधायक आदित्य ठाकरे ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा की है। दर्शकों, आदित्य ठाकरे द्वारा की गई पोस्ट इस वक्त राज्य की राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने अपने इस वायरल पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र के लोग जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वह अब आ गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। राज्य में बदलाव लाने, शिंदे बीजेपी सरकार को हटाने के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम न्याय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मतदाता हमें न्याय दे सकते हैं। ऐसी बात आदित्य ठाकरे ने कही है। ऐसे में दोस्तों, ये साबित होता है कि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर होने वाला फैसला लंबित रहेगा। इसलिए अब आदित्य ठाकरे ने अपने पोस्ट के जरिए लोगों से न्याय की बात करते हुए उनकी पार्टी को वोट करने की अपील की है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होने जा रहे हैं और 20 नवंबर को ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तो वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ऐसा मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है। उनकी ओर से ये भी बताया गया कि कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र का दौरा किया था। उस यात्रा के दौरान हमने चुनाव की ठीक से तैयारी की है या नहीं, यह जानकारी हमें मिली। अब हम लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कुछ चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने सलाह दी है कि जब लोग वोट देने के लिए कतार में लगे तो कुछ दूरी पर कुर्सी या बेंच की व्यवस्था करें। 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान कर सकते हैं। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि हमने इन मतदाताओं की गोपनीयता का ख्याल रखने की पूरी व्यवस्था की है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कई प्रतिक्रिया राजनीतिक पार्टियों की ओर से सामने आने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाएंगे। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। यह कौन सी नैतिकता है? कानून की अवहेलना कर काम किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन चुनाव जीत गया तो एक बार फिर संविधान को बदलने की कोशिश करेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि हमने उन्हें लोकसभा में रोका। अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतती है तो मोदी की 2 बैसाखियां गिर जाएगी और उनमें संविधान को बदलने और लोकतंत्र को छूने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा बयान विजय वडेट्टीवार ने दिया है। आगे बात करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शायद कल नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है। हम देश की रक्षा के लिए महाराष्ट्र चुनाव में संविधान का मुद्दा लाने जा रहे हैं। वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि देश के संविधान को बचाने के लिए महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो देखा दर्शकों, जैसे ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, वैसे ही विपक्ष ने अपना राजनीतिक दांव खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्या नतीजे लेकर आता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीतिक चुनावी हवा चरण पर है। गए 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में दर्शकों, आप सभी को जानना जरूरी है कि आखिर ये महाराष्ट्र की राजनीति हर संभव और हर कदम पर कैसे बदलती गई। तो जानिए विस्तार से कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति का महाभारत कैसे होता चला गया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। ठीक 5 साल बाद यानी आज एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव 20 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात कैसे बदल गए हैं, हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन था। चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के वाक्यांश थे, सब बराबर बंटवारा होगा और हमने तय कर लिया है। ऐसे कई वाक्यांश उनके लोकप्रिय हुए थे। दरमियान इसके बाद विधानसभा के नतीजे आए। बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिली। हालांकि यह एहसास होने के बाद कि बीजेपी उनके समर्थन के बिना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, तो नतीजे आने के पहले ही दिन उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि सभी विकल्प खुले हैं और गठबंधन में विवाद की पहली चिंगारी भड़क गई। इसके बाद महाराष्ट्र में सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ और फिर महाविकास आघाड़ी का प्रयोग सबको देखने मिला। दर्शकों, अब जानकारी लेते हैं 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह हुए शपथ ग्रहण समारोह की। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2019 एक ऐसी तारीख है
जिसे महाराष्ट्र कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन देखने को मिला था। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दरमियान एनसीपी विधायक टूटकर अजित पवार के साथ आ गए थे, लेकिन शरद पवार ने सभी विधायकों को वापस लाने में सफलता हासिल की। सुबह हुआ शपथ ग्रहण हर किसी के लिए राजनीतिक झटका था, लेकिन फिर सुबह हुए शपथ ग्रहण समारोह की सारी परतें खुल गई। इसके बाद एक और प्रयोग हुआ जिसकी महाराष्ट्र को कभी उम्मीद न थी, जो था महाविकास आघाड़ी का प्रयोग। 30 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार बनने के बाद अजित पवार भी एनसीपी में लौट आए। उसके बाद महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठन हुआ। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट दिया था वह इन तीनों के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। साथ ही महाराष्ट्र में एक भी मतदाता ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन शरद पवार और संजय राउत, सोनिया गांधी की पहल पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। महाराष्ट्र ने पहली बार इस अजीब राजनीतिक स्थिति का अनुभव किया। लेकिन मार्च 2019 आते आते देश और राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद 20 जून 2022 तक राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और फिर 21 जून 2022 को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल सामने आया। 21 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ बाहर निकल आए। उनके साथ आए विधायकों की संख्या 15 से बढ़कर 18, फिर 20 से 40 हो गई। उन्हें 10 निर्दलीय विधायकों और 13 सांसदों का भी समर्थन मिला। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे के गठबंधन से नाराज चल रहे थे। एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए शिवसेना पार्टी पर ही दावा कर दिया। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में एकनाथ शिंदे की नाराजगी की भनक महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी को लग गई थी। ऐसे में सारी ताकत एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने दे दी। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। दर्शकों, इसके बाद फिर सत्ता में आई युति की सरकार। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया प्रयोग यह हुआ कि एकनाथ शिंदे 105 बीजेपी विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। सरकार में हिस्सा नहीं लेने की बात कहने वाले देवेंद्र फडणवीस 30 जून 2022 की शाम को उप मुख्यमंत्री बन गए। तब चर्चा थी कि यह भाजपा ही थी जिसने देवेंद्र फडणवीस के पंख काट दिए। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय भी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के भाव बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र ने 2.5 साल के अंदर ही महाविकास आघाड़ी का प्रयोग और फिर शिवसेना का विभाजन झेल लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन 2 जुलाई 2023 का दिन महाराष्ट्र में एक और राजनीतिक भूचाल साबित हुआ। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार 41 विधायकों के साथ महायुति सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, आदित्य तटकरे जैसे कुछ नेताओं ने भी शपथ ली और ऐसे शरद पवार की एनसीपी पार्टी भी शिवसेना की तरह टूट गई। इस बार शरद पवार कुछ नहीं कर पाए। उनके भतीजे अजित पवार, जो उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनसे अलग हो गए और उन्होंने सीधे अपने चाचा शरद पवार को चुनौती दे दी। यह घटना लोकसभा चुनाव के दौरान से कुछ महीने पहले हुई थी। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार लड़त देखने को मिली। इस चुनावी लड़त में सुप्रिया सुले ने भारी जीत हासिल की। इसके बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, अब तक यानी पिछले 5 सालों में ये सभी राजनीतिक घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आई। महाराष्ट्र की राजनीति ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री से लेकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री वाया उद्धव ठाकरे तक सफर देखा है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीती और उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। महायुति को केवल 17 सीटें मिली। इसलिए अब सरकार ने लाडली बहन योजना, सुकन्या योजना और कई अन्य योजनाएं लाकर महायुति गठबंधन महाराष्ट्र को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि बीजेपी ने अब तक 2 पार्टियां तोड़ी है। 2019 में यह चतुष्कोणीय लड़ाई थी, यानी शिवसेना भाजपा बनाम कांग्रेस एनसीपी। इस साल यानी 2024 में ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार के खिलाफ, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस, यह 6 पार्टियां आमने सामने हैं। इस राजनीति में वंचित बहुजन आघाड़ी, राजू शेट्टी, संभाजी राजे और बच्चू कडू की तीसरी आघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदर्शन पर भी महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों की नज़र है। ऐसे में दर्शकों, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब तमाम घटनाओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह देखना अहम होगा कि मतदाता किसे वोट देंगे और किसे नकारेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में अब सारे दल अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी पर जोर देते नजर आ रहे हैं ताकि वे इस चुनाव में ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके। ऐसे में देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में एक दूसरे के सामने सत्ता हासिल करने उतरी है। आपको जानकारी दे कि इससे पहले कांग्रेस का गढ़ और अब भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले विदर्भ में 62 विधानसभा सीटें हैं और जो पार्टी सबसे अधिक सीटें विदर्भ से जीतेगी वही सत्ता गठन की प्रक्रिया में निर्णायक स्थिति में होगी। इसलिए महाविकास आघाड़ी और महायुति ने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एनसीपी अजित पवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे का प्रभाव है। हालांकि असली लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की होने की संभावना है। बढ़ती बेरोजगारी, किसान आत्महत्या की समस्या के कारण विदर्भ को औद्योगिक रूप से पिछड़ा कहा जाता है। इस क्षेत्र पर जातिगत राजनीति का भी प्रभाव है। विदर्भ का इतिहास रहा है कि जब इंदिरा गांधी संकट में थी तो विदर्भ के लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। 2009 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी नेताओं के जरिए इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। आपको बता दें कि विदर्भ में कुल 11 जिले आते हैं और यह पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ के नामक दो भागों में विभाजित है। विधानसभा की कुल 62 सीटों में से पश्चिम विदर्भ में कुल 30 सीटें आती है और पूर्वी विदर्भ में 32 सीटें हैं। आपको बता दें कि जिले के अनुसार पश्चिम विदर्भ के बुल्डाना जिले में 7, अकोला जिले में 5, वाशिम में 3, अमरावती में 8 और यवतमाल जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी विदर्भ में नागपुर जिले में 12, चंद्रपुर जिले में 6, वर्धा में 4, भंडारा में 3, गोंदिया में 4 और गढ़चिरौली जिले में 3 सीटें आती है। आपको ये भी बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 62 में से 42 सीटें जीती थी। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से बीजेपी के नेता महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी को विदर्भ में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बीजेपी की ताकत 42 से घटकर 29 रह गई और हर तरफ से मुश्किल में फंसी कांग्रेस और एनसीपी ने 21 सीटें जीत ली। इसमें कांग्रेस की 15 और एनसीपी की 6 सीटें शामिल थी। तो वही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद राज्य में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनकर आई। लेकिन राज्य में अशांत राजनीति, बढ़ती बेरोजगारी और कृषि उपज की कीमत के कारण लोगों में इस सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी विदर्भ में 10 सीटों में से केवल 3 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 7 सीटें जीती। इस आंकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया गया था कि महाविकास आघाड़ी के लिए विधानसभा चुनाव आसान रहेगा। दर्शकों, ध्यान देने वाली खबर ये थी कि लोकसभा में हार के बाद महायुति सरकार द्वारा लिए गए लोकप्रिय फैसले से ग्रामीण इलाकों में तस्वीर बदलती दिख रही है। विदर्भ में ओबीसी मतदाताओं की बहुलता है, जिनका झुकाव बीजेपी की ओर है। लोकसभा में ये मतदाता महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गए थे। बीजेपी ने फिर से उन्हें पार्टी से जोड़ने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा आदिवासियों और अन्य समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई। इस चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा होता दिख रहा है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने भी लोकसभा में सरकारी योजनाओं की खामियों को जनता के सामने पेश कर माहौल बनाए रखने की कोशिश की है। इसलिए अब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने विदर्भ में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2019 में एकजुट शिवसेना ने 4 सीटें जीती थी, उन्होंने 20 सीटों की मांग की है। तो वही एनसीपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वे अब कुछ जगह बदलना चाहते हैं। चूंकि शिवसेना शिंदे गुट की ताकत कुछ निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित है, इसलिए उनके लिए मौजूदा विधायकों के अलावा अधिक सीटें हासिल करना मुश्किल है। इसलिए विदर्भ में असली लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में 62 सीटों में से जो पार्टी अधिक सीटें जीतेगी वह सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होगी। इस लिहाज से विदर्भ का चुनाव आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अहम होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।